नमस्कार दोस्तों, संस्कृत फॉर बिहार बोर्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक में पूछे जाने वाले जो 13 नंबर के अपठित गद्यांश होते हैं उनको आज हम देखेंगे। एक 7 नंबर का होता है और एक 6 नंबर का होता है। तो अभी जो 7 नंबर का होता है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें एक पदेन उत्तरत में होता है 2 क्वेश्चन एक एक नंबर का, यानी 2 नंबर हुआ। और फिर पूर्ण वाक्यन उत्तरत में होता है आपका 2 क्वेश्चन 2 नंबर का, अर्थात 4 नंबर का। और 1 नंबर आपका होता है इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक देना होता है 1 नंबर, अर्थात यह 7 नंबर का होता है। और एक और होता है जो 6 नंबर का होता है, उसमें केवल अपठित गद्यांश का शीर्षक नहीं पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न को। देखिए, इसको बनाना थोड़ा सा कठिन भी नहीं है और ईजी भी नहीं है। कहने का मतलब है कि इसको बच्चे तो बना पाते हैं, इसमें जो आंसर होगा कहीं ना कहीं इसी में से होगा। फिर भी हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि देखिए, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक पदन उत्तरत कह रहा है उसका जो उत्तर होगा वह एक शब्द में होगा, अधिकतम 2 शब्द में होगा। यानी मान लीजिए कि एक शब्द का मतलब जो भी एक शब्द लिखा है अधिकतम 2 शब्द तक होगा। ठीक है, आप इसको क्या करते हैं कि बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, फिर ऐसा होता है कि आपका नंबर कट जाता है। तो एक पदेन उत्तरत में आप केवल एक पद या अधिकतम 2 पद 2 शब्दों में दे सकते हैं। और पूर्ण वाक्य का मतलब होता है कि एक फुल स्टॉप से दूसरा फुल स्टॉप तक। यानी अगर एक पद कहा तो आप मान लीजिए कि क्रोध हो गया, अधिक से अधिक मनुष्य तक जा सकता है। लेकिन अगर कहा जाए पूर्ण वाक्य, तो दोस्तों पूर्ण वाक्य का अर्थ हुआ कि यहाँ से शुरू करेंगे और एक अगले फुल स्टॉप, यहाँ से शुरू करेंगे या तो अगले फुल स्टॉप, यानी एक फुल स्टॉप से एक फुल स्टॉप के बीच तक पूर्ण वाक्य कहा जाता है। और अब कहता है कि इस गद्यांश के लिए समुचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक यानी इसका पाठ का नाम क्या हो सकता है। मान लीजिए कि अगर यह एक पाठ होगा, लघु पाठ होगा, तो इसका नाम क्या हो सकता है, अपने से चुनना है। तो दोस्तों आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए, हम आपको बिल्कुल कम समय में बहुत अच्छी चीज़ बताएंगे। देखिए, पहले इसको एक बार हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि क्रोधः मनुष्यस्य महान शत्रुः, क्रोधः जनः गुरून् अपि निन्दति, अपभाषणं करोति, ज्येष्ठानां हितवचनानि अपि न शृणोति। तस्मात् वयं क्रोधात् सावधानः भवेम। यदि क्रोधः आगच्छति तर्हि तस्मिन्नेव क्षणे मौनं धारणीयम्। मौनेन मनः शान्तं भवति, वाणी अपि नियन्त्रिता भवति। ईदृशे काले किंचित् पुस्तकं गृहीत्वा पठेम, कोपात् सर्वदा आत्मनं रक्षेम। देखिए, अब इसका आपको अर्थ नहीं समझना है दोस्तों। आप ये मत समझिए कि हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो इसका आपको लगेंगे अर्थ समझाने में उतना टाइम नहीं है। समय बिल्कुल कम है। और आपको बता दें कि यह 2025 के लिए है, जो 2025 एग्जाम होने वाला है फरवरी में, 17 फरवरी से, उसके लिए है। ठीक है दोस्तों। देखिए, अब हम डायरेक्ट प्रश्नों को देखेंगे। तो जो एक पद उत्तरत है, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य से महान शत्रु कह। अब इसका आपको अर्थ भी नहीं निकालना है। सबसे पहले देखिए कि मनुष्य से महान शत्रु कह। देखिए, एक किम शब्द रूप होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलता है किम शब्द रूप। जैसे कह कौके, कम कौकान। तो जो प्रश्न बनेगा ना वह उसी किम शब्द रूप से बनेगा, या अलग से कुछ अव्यय लगा होगा, जैसे कुत्र, कुतः, कदा, ये सब लगा होगा। तो इसमें पहले इसको पढ़िए, मनुष्य से महान शत्रु ऐसा कहाँ लिखा हुआ है पूरे गद्यांश में, मनुष्य से महान शत्रु। तो देखेंगे तो आप यहाँ पे लिखा है मनुष्य से महान शत्रु, एक ऐसे मनुष्य से महान शत्रु। अब कह, तो अब जो कह रहा है ना, तो इसी पुरुष और वचन का जो आंसर होगा, यानी यह जो प्रश्न जिस पुरुष और वचन का होगा, आंसर भी उसी पुरुष और वचन का होगा। तो जो कह है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, होता है, अर्थात कौन है, मनुष्य का महान शत्रु कौन है, तो क्रोधः मनुष्य से महान शत्रु। तो आप लोग क्या करते हैं कि अब इसका आंसर पूछा गया तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं है, आपको केवल एक पद देना है और बिल्कुल ऐसा ही करेंगे तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो इसका लिए केवल एक आंसर होगा, क्रोध। ठीक है, अगला प्रश्न है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप इस चीज़ को जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे तभी यह आपका दिक्कत खत्म होगा। आप यह सोचेंगे केवल हम एक वीडियो देख लें और फिर डायरेक्ट एग्जाम में जाएं और बनाने लगे, तो दोस्तों आप बना तो लेंगे लेकिन बहुत दिक्कत होगा। हो सकता है कि आप गलत कर दें। आप क्या करेंगे, इसी में से ना कहीं से जहाँ देखेंगे ऐसे लिखेंगे। लेकिन जो परीक्षक होते हैं वह पहचान जाते हैं, उनका अपना अनुभव होता है, इसलिए थोड़ा सा आप इस पर प्रैक्टिस करें।
कहा भी जाता है कि थोड़ा सा आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगा, लक्ष्य की प्राप्ति हो भी गया तो जो मेन लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि क्रोधे आगते किम धारणीयम, इसका अर्थ नहीं निकालिए। अब देखिए क्रोधे आगते, किम जो है वह प्रश्नवाचक है और धारणीयम, ऐसा क्रोधे आगते धारणीयम कहाँ लिखा है? तो आप देखिए, तो आप इसमें खोजेंगे, देखिए तो ऐसा कुछ लिखा है, ऐसे मौनम धारणीयम, ठीक है, धारणीयम, क्रोधे आगच्छति, क्रोध आता है, माने ऐसा कुछ इसमें लिखा है। तो अब आपको हुआ कि आपका इसमें से आंसर कौन हुआ? तो देखिए इसमें आप जो आंसर होगा तो किम धारणीयम, तो इसमें जो किम है वह मौनम में जो किम लगा है वह नपुंसक लिंग का है, किम के कानी, तो इसमें मौनम में हुआ है, अर्थात इसका केवल एक लाइन आंसर हो जाएगा मौनम। आप क्या करेंगे, अब देखेंगे तो आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे, लेकिन यह पूर्ण वाक्य का हो गया, जबकि पूछा जा रहा है एक पद, अर्थात जो परीक्षक है वो यह देखना चाह रहा है कि क्या आप इसको उस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा आपको करना है। ठीक है दोस्तों, और हम भी थोड़ा सा समय कम है इसलिए हम भी थोड़ा सा विस्तृत नहीं समझा पा रहे हैं, समय की पाबंदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये आपका एक पद का हो गया। अब आपका पूर्ण वाक्य उत्तरत, अर्थात एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप के बीच में जितने एक वाक्य है उसको लिखना है। तो क्रुधः जनः किम करोति, इसमें प्रश्न है किम में, क्रुधः जनः करोति ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो देखिए क्रुधः जनः, अब लास्ट में क्रुधः जनः है ना, क्रुधः जनः। अब क्या करिए आप, तो अब पूरा आप यहाँ से शुरू करिए, क्रुधः जनः गुरुन् अपि निन्दति भाषणं करोति ज्येष्ठानां हितवचनानि अपि न शृणोति, यहाँ तक खत्म कर दीजिए। यह पूर्ण वाक्य हुआ, इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है मौनेन किम भवति, मौन से क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर मौनेन किम भवति, तो मौनेन यहाँ से शुरू करिए, मौनेन मनः शांतम भवति, एक पूर्ण वाक्य से, अर्थात एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप के बीच तक लिख दीजिए, इतना ही आपका पूर्ण वाक्य आंसर हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। कह रहा है कि अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखें। देखिए शीर्षक का मतलब होता है जैसे कि हम कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें जो पहले मूवी का नाम होता है उसी से हम थोड़ा बहुत अंदाज लगा पाते हैं कि यह किसके बारे में है, चल रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऐसा। तो अब आपको एक ट्रिक बता रहा है, देखिए गद्यांश के लिए आपको क्या करना है, देखिए कि जो भी गद्यांश होगा उसके सबसे शुरू में एकदम बिल्कुल शुरू में अगर कोई ऐसा शब्द होगा जो संज्ञा होगा, क्या होगा? संज्ञा होगा, सर्वनाम नहीं होगा, संज्ञा होगा। ठीक है, तो उस संज्ञा को आप वही शीर्षक मान लेंगे, वही सही हो जाएगा। उसमें आप क्या करेंगे कि केवल उसमें का आप जो पुरुष वचन विभक्ति लगा है उसको आप निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले क्रोध, तो यह पूरा शीर्षक हो गया क्रोध, बस इतना डाल दीजिए क्रोध, बस, तो आपका शीर्षक बन गया। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे क्रोधस्य होता, क्रोधस्य मान लीजिए, तो आप केवल इसके इस जो षष्ठी एक वचन लगा है स्य, क्रोधस्य, तो इसको निकाल देते तो क्रोध, यानी उसमें अगर कुछ लगा होगा पुरुष वचन विभक्ति तो उसको निकाल देना है, उसको सादा लिख देना है, और यह शुरू में बिल्कुल शुरू में जो शब्द लिखा होता है उसमें का पहला ही हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह बात कब 100% काम करेगा? जब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तब। आज के लिए इतना ही, समय कम है, अगर कुछ गलती हुआ क्षमा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो अनलाइक करें। धन्यवाद।